फिल्म साज लीना की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर तनाजा खड़ा हो गया है। 2 जुलाई को रिलीज हुए इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते और हाथ में LGBTQ का झंडा लिए देखा गया। इस पर खड़े हुए तनाजे के बाद अब कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस पर बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हमें कनाडा में हिंदू मजहब के पैरोकारों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत एक पोस्टर में हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की गई है। बयान में कहा गया कि हमने कनाडा के अफसरों से अपील की कि इस तरह के तमाम मवाद को फौरी तौर पर हटाया जाए। गुज़िश्ता बरस अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद तातुल का शिकार है। बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुतालबा है कि अफगानिस्तान के लिए इमदाद की फराहमी उसी वक्त होगी जब तालिबान अपने यहाँ इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे और लड़कियों की तालीम के हक को तस्लीम करेंगे। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के तनाजुर में तालिबान इस पाबंदी के खात्मे से मुतल्लिक़ बयानात तो देते रहे हैं, ताहम ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में लड़कियां तालीमी इदारों तक रसाई हासिल कर सकेंगी या नहीं, ये अब एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि तालिबान हुक्काम ने अब तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद तालिबान ने मुल्क भर में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी हुई है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 6ठी जमात से आगे लड़कियों के स्कूलों में दाखिले पर रोक है। इलाहा और इनकी बहन इल्हामा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें सेकेंडरी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल जाने से कासिर हैं और मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी करने के काबिल न होने की वजह से बेचैनी का एहसास इन्हें सताता रहता है। उस दिन को याद किया जब तालिबान ने पाबंदी का ऐलान किया था। इनके मुताबिक ये बहुत बुरा और अफसोसनाक लम्हा था। That moment is very bad moment, sad moment, because we need education. In future we have life, we have in future we need the job. Every girl's allowed to school and they will education, but that's not true now. I don't understand. بسیار دردآور است، یعنی در شرایطی که ما دخترای افغان فعلا زندگی میکنیم بسیار شرایط سخت است و ما بسیار در یک شرایط سخت زندگی میکنیم. شرایطی است که اصلا به زن توجهی نمیشه. حالا ما چیز نمیفهمیم، خب باید دیگه تصمیم خود بگیرن دیگه. خب بیاز شاید مکتب بر یفهم میگن شروع میکنیم یا نمیکنیم، تصمیم خود جدی نیست. हकीकतन ये पहला मौका नहीं था जब तालिबान ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के खिलाफ फैसला किया। काबुल में एक टीचर फातिमा उम्मीद कहती हैं कि तालिबान स्कूलों को दोबारा खोलने का वादा करके खवातीन को खामोश रखने का इरादा रखते हैं। We are not the women of 20 years ago, and they want to calm all women, and they with this saying that today we open the school, tomorrow we open the school, but nothing. At the end, nothing. They want to cheat all the women of Afghanistan. तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने दावा किया कि स्कूलों के दरवाजे बंद नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से पॉलिसी अभी ज़ेरे नज़र है। بله په دې مورید کې باید ووایم چې دا غونډه د علماو غونډه وه، د اسلامي امارت له لوري څخه راغوښتله سوې غونډه نه وه چې په هغه کې د مسایلو په اړه باندې پرېکړې وشي. دغه اوسنۍ چې کومه غونډه وله او نن پای ته ورسېدله دا د علماو غونډه وله. هغوی خپل نظریات و پیشنهادات د یوې قطعنامې د یو پرېکړه لیک په रवां साल के आगाज में कई यूनिवर्सिटियां खुली थी, लेकिन तालिबान हुकाम के मुतजाद फैसलों से सूरत हाल गैर यकीनी बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुट्ठी भर सूबों में ही लड़कियों को तालीम फराहम की जा रही है, जबकि ज्यादातर सूबों ने लड़कियों और खवातीन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। तवक्को की जा रही थी कि अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरां इस हफ्ते के आखिर में ऐलान करेंगे कि वो लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल में वापस जाने की इजाजत देंगे या नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम मजहबी और कबायली रहनुमाओं का
جرگہ غیر ملکی حکومتوں سے طالبان انتظامیہ کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے جیسے مطالبات پر ختم ہو گیا ہے۔ اس جرگے نے عالمی برادری سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 3 روزہ لویا جرگہ کے اختتام پر کیے گئے ایک اعلامیے میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان کے مسائل اور شہریوں کی بہبود کے لیے ناگزیر ہے کہ عالمی برادری ملک میں طالبان حکومت کو تسلیم کر لے۔ 3000 سے زائد نفوس پر مشتمل لویا جرگے میں افغانستان کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوتے ہیں جو ملک کے اہم فیصلوں کے لیے مشاورت کرتے ہیں۔ گزشتہ افغان حکومت میں لویا جرگہ میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جاتی تھی، تاہم اس مرتبہ خواتین کو لویا جرگہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ کشورهای منطقه و جهان، ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی به ویژه کشورها و سازمانهای اسلامی صدا می‌کنیم که امارت اسلامی را من حیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت نمایند، تمام تحریمات را از افغانستان بردارند۔ ترک حکومت کے ایک ادارے ترک شماریات ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق جون میں ترکی میں افراط زر کی شرح 78.62% تک پہنچ گئی ہے۔ یہ گزشتہ 24 سالوں میں مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے۔ ایجنسی کے مطابق ماہانہ مہنگائی میں سب سے کم اضافہ 0.8% اور سب سے زیادہ اضافہ گھریلو اشیاء میں 100.51% رہا ہے۔ رائٹرز کے سروے کے مطابق جون میں افراط زر کی شرح 78% سے تجاوز کرنے کا اندیشہ جتایا گیا تھا۔ امکان ہے کہ رواں سال کے آخر تک مہنگائی 70% سے کچھ کم رہ سکتی ہے۔ جون میں مہنگائی کی شرح سال 1998 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے، تب مہنگائی کی شرح 80.4% تک پہنچ گئی تھی۔ ترک وزیر خزانہ نور الدین نمائی میں ٹویٹر پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہنگائی اب نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ بلومبرگ HT کے مطابق ترکی کا شمار دنیا کے ان 20 بڑے ممالک میں ہوتا ہے جہاں افراط زر کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ترکی کے بعد ارجنٹینا دوسرے نمبر پر ہے جہاں افراط زر کی شرح 51.27% ہے۔ اتوار کی رات کوہ عرفات کے علاقے میں ہزاروں سعودی اسپیشل فورسز نے مقدس شہر مکہ میں حج کی ادائیگی سے قبل ایک فوجی مشق میں حصہ لیا۔ اس سال تقریباً 10 لاکھ مسلم عازمین حج کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے 2 برسوں کی پابندیوں کے بعد حج ادا کریں گے۔ فوجی گاڑیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ زمینی دستوں نے اس پریڈ میں حصہ لیا جس میں سعودی وزارت داخلہ اور دفاع کے متعدد حکام نے شرکت کی۔ سعودی وزیر داخلہ اور حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے حج سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عازمین حج کی خدمت پر مامور تمام سیکیورٹی اداروں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ تقریب کے دوران ہر سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی اور متعدد فرضی آپریشن پیش کیے۔ ایران اور اس کے پڑوسی ملک آذربائیجان کے بیچ تعلقات میں مثبت پہل ہوئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے پڑوسی ملک آذربائیجان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کر لی ہیں اور سابق سوویت ریاست کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران ہم غلط فہمیوں کے مرحلے سے آگے بڑھے ہیں اور اب ہم تہران اور باکو کے درمیان تمام پہلوؤں پر بڑھتے ہوئے تعلقات کے مرحلے پر ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے آذربائیجانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ میڈیا بریفنگ کے دوران کہی۔ ایران طویل عرصے سے آذربائیجان سے مغرب کے ساتھ تعلقات اور اپنے سخت حریف اسرائیل کے ساتھ گہرے فوجی تعاون پر شکوک و شبہات کا شکار رہا ہے۔ 10 ماه گذشته از مرحله سوء تفاهمات به خوبی عبور کردیم و اکنون در مرحله پیشرفت فزاینده مناسبات همه‌جانبه تهران و باکو در راستای منافع دو ملت هستیم. İki ülke potansiyeli bundan xeyli daha çoxdur.
Bu mənada artıq son illər ərzində həyata keçirilən və icra olunan layihələrə diqqətimiz davam etməlidir. Onların uğurlu davamı təmin edilməlidir. Eyni zamanda bir sıra yeni razılaşmalar, sövdələşmələr həyata keçirməyə başlanmalıdır ki, ticarət dövriyyəmiz, qarşılıqlı investisiyalar və bu sahədə əlaqələr daha da artırılsın. Artıq cənab nazir qeyd etdi ki, ənənəvi olaraq burada avtomobil istehsalı, avtomobil ehtiyac hissələrinin istehsalı, kənd təsərrüfatı texnikasının istehsalı ilə yanaşı olaraq bir sıra yeni layihələrə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bunların sırasında artıq Xudafərin Qız qalası su qovşaqlarının ikinci mərhələsi bu layihənin elektrik enerji stansiyaların tikintisi və iki ölkə arasında ondan birgə istifadə olunması və birgə faydalanması gündəlikdə olan vacib layihələrdən biridir. मुआशी बहरान का शिकार श्रीलंका के लिए आए दिन मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब श्रीलंका की हुकूमत ने बच्चों के स्कूल 7 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका के स्कूलों को मजीद एक हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि मुल्क में इतना ईंधन नहीं है कि असातिज़ा और वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल ले जाएं। श्रीलंका के वज़ीर तवानाई ने मुल्क से बाहर रहने वाले शहरियों से अपील की है कि वो गैर रस्मी ज़राए के बजाय अपनी गैर मुल्की करेंसी को बैंकों के जरिए घर भेजें, ताकि मुल्क में ज़र मुबादला की कमी पर काबू पाने में मदद मिल सके। श्रीलंका के वज़ीर तवानाई का कहना है कि श्रीलंका के पास एक दिन से भी कम का ईंधन बचा है। मुल्क के माशी बहरान के गहरा होने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रुक गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के ज़खायर तकरीबन 4000 टन है, जो कि एक दिन की खपत से बिल्कुल कम है। हुकाम ने कहा कि सरकारी और रियासत से मंजूर शुदा निजी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि असातिज़ा और वालिदैन के पास बच्चों को क्लासों में लाने के लिए काफी ईंधन नहीं है। गुज़िश्ता माह ईंधन की किल्लत के सबब मुल्क भर के स्कूल एक दिन के लिए बंद कर दिए गए थे और गुज़िश्ता 2 माह से शहरी इलाकों के स्कूल बंद हैं। श्रीलंका की वजारत तालीम ने स्कूलों से कहा कि वो ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करें। इसी बीच डिवीजन के सतह के स्कूलों को तलबा की कम तादाद के साथ क्लासेस चलाने की इजाज़त दी गई है, ताकि ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात तलबा और असातिज़ा को मुतासिर न करें। श्रीलंका 1948 में मुल्क की आज़ादी के बाद से गैर मामूली इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है। माशी बहरान ने मुजाहिरों और सियासी बदअमनी को जन्म दिया, जिसकी वजह से महिंद्रा राजापक्से को श्रीलंका के वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। मुजाहिरीन ने गैस और ईंधन के मुतालबे के लिए मरकजी सड़कों को बंद कर दिया था। नकदी की कमी का शिकार श्रीलंका अपनी ईंधन की ज्यादातर जरूरियात हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से हासिल कर रहा है, जिसने उसे कर्जा फराहम किया है। श्रीलंका की हुकूमत ने कहा कि वो रूस और मलेशिया में सप्लायर्स के साथ भी बातचीत कर रही है। हुकूमत ने श्रीलंका के तारिकीन वतन पर जोर दिया कि वो तेल की नई खरीदारी की अदायगी के लिए बैंकों के जरिए रकम घर भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूक्रेन के इलाके लुहांस्क के शहर लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद रूस ने अपनी फौजी कार्रवाई का एक बड़ा मकसद हासिल कर लिया है। खबरों में बताया गया कि यूक्रेन की फौज लिसिचांस्क शहर से पीछे हट गई है। ये लुहांस्क के इलाके का आखिरी बड़ा शहर है जिस पर अभी तक यूक्रेनी फौज का कब्जा था। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी तस्दीक की है कि रूसी हिमायत याफ्ता डोनबास की फौज ने अब शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। इसके साथ उसने यूक्रेन से लुहांस्क अवामी जमहूरिया को आजाद करा लिया है। यूक्रेनी फौज ने तस्दीक की है कि मुल्क का अहम मशरकी शहर लिसिचांस्क रूसी अफवाज के कब्जे में चला गया है। यूक्रेन के फौजी जनरल स्टाफ ने अपने बयान में कहा है कि लिसिचांस्क में शदीद जंग के बाद यूक्रेन की अफवाज अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर हुई। यूक्रेन के सनती शहर डोनबास के लुहांस्क खित्ते में ये वो आखिरी शहर है जो अब तक इसके कंट्रोल में था, और इसका छिन जाना रूस के लिए एक और अहम कामयाबी तस्वुर की जा रही है।
بین الاقوامی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ روسی حمایت یافتہ ڈونباس کی فوج نے اب شہر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے فوج کا انخلا ایک حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد اپنے فوجیوں کی جانیں بچانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوبارہ منظم ہو کر طویل فاصلے تک مار کرنے والے مغربی ہتھیاروں کی مدد سے روس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر سکیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے گزشتہ روز ایک ویڈیو بیان میں جنگ میں کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ Якщо командування нашої армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає, а коли хтось там в Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні цього вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це. روس کی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ وزیر دفاع نے صدر ولادیمیر پوتین کو لیسیچانسک شہر کو آزاد کرائے جانے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени. روس نے کہا ہے کہ قریبی شہر سیویر دونیسک پر قبضے کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں لیسیچانسک پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوہانسک کو آزاد کرا لیا ہے۔ روس کے مطابق وہ لوہانسک کا علاقہ روسی حمایت یافتہ لوہانسک عوامی جمہوریہ کو دے گا، جس کی آزادی کو اس نے جنگ کے موقع پر تسلیم کیا تھا۔ اب روس کی توجہ قریبی صنعتی شہر دونیسک کے علاقے پر مرکوز ہے، جہاں اب بھی وسیع علاقے میں یوکرینی افواج موجود ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ گزشتہ جمعے کو اڑیسہ کی بندرگاہ کے قریب رہائشی علاقوں پر روسی میزائل حملوں میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے، جبکہ 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ KH-22 میزائل ایک اپارٹمنٹ کی عمارت اور ایک کیمپ سائٹ پر حملے میں استعمال کیے گئے، جو ان کے بقول طیارہ بردار بحری جہازوں اور بڑے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ Станом на цей час вже відомо про загибель 19 людей, серед них 2 дитини. 2 дитини і понад 30 людей поранено. Це не одиночний удар і це не випадковість, як щоденно говорить в мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії. Будемо відверті, проти наших міст, проти наших селищ, проти наших людей, дорослих і дітей. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку, звичайними людьми, звичайними цивільними людьми. 9-поверховий будинок. ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کے ایک شاپنگ مال میں گزشتہ روز فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی AP نے ڈینش پولیس کے حوالے سے بتایا کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد ایک 22 سالہ ڈینش نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم
इस बात के शवाहिद नहीं हैं कि कोई और शख्स भी इस वाक़े में मुलव्विस है, जबकि पुलिस मजीद तहक़ीक़ात कर रही है। डेनमार्क पुलिस ने मुसल्लह मुलजिम के किसी भी साथी की तलाशी के लिए इतवार की शाम इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस हौलक हमले ने डेनमार्क को हलाक कर रखा है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि यह अफसोसनाक हमला उस वक्त पाया जब मासूम बच्चे, नौजवान और ख़ानदान शॉपिंग में मसरूफ थे या खाना खा रहे थे। डेनिश सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के खिलाफ दहशतगर्दी का खतरा संगीन होने का खदशा जाहिर किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा मजहबी इंतहा पसंदी से है। इतवार का हमला हमसाया मुल्क नॉर्वे में होने वाली फायरिंग ने तकरीबन एक हफ्ते बाद पेश आया, जहां एक ईरानी नजाद शख्स ने LGBTQ फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए थे। उज़्बेकिस्तान में कराक़िल पाकिस्तान के इलाके के दारुल हुकूमत नुकूस में हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहरे में अब तक 18 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। उज़्बेक पर सिक्योरिटी जनरल के दफ्तर के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नुकूस में होने वाले तशद्दुद में जख्मी होने वालों में से 18 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 516 अफराद को हिरासत में लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि 1 जुलाई को नुकूस के बैरून बाजार के इलाके में लोगों ने मकामी ब्लॉगर की रिहाई का मुतालबा करते हुए आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज की अपील की थी। मुजाहिरीन का ख्याल था कि अगर तरमीम मंजूर की गई तो कराक़िल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से अलहदगी का हक खो सकता है। उज़्बेकिस्तान के सदर ने 2 अगस्त तक हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है और बदअमनी के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इतवार को ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में सदर ने कहा कि फसादियों ने नुकूस शहर में तबाहकुन कार्रवाइयां की, पत्थर फेंके, आग लगाई और पुलिस पर हमला किया। शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में मुजाहिरे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ की अवाम हुक्मरानों पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। लीबिया के लोगों को शदीद गर्मी में बिजली के बहरान का सामना है। इस मसले से नबरदाज़मा लोगों का गुस्सा तब्रूक पार्लियामेंट की इमारत पर फूट पड़ा। लोगों ने इस इमारत को आग लगा दी। गौरतलब है कि मुल्क के मगरिब में दारुल हुकूमत त्राबल्स में गुज़िश्ता 8 सालों में ये सबसे बड़ा मुजाहिरा था और इस दौरान मुजाहिरीन ने तब्रूक में पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी और नारेबाजी की। अवाम के इस मुजाहिरे के दरमियान अबूरी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। गौरतलब है कि अवाम इस मुल्क में बिगड़ते हालात और महीनों से जारी सियासी तातुल पर नाराज हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा पार्लियामेंट हाउस पर भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियोस में भड़कते शोले अंधेरे में दूर से नजर आ रहे हैं। दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली जा रही हैं। अवाम का मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए ताकि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर आ सके। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।